हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों। आज का टॉपिक हमारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना में क्या बदलाव होने जा रहा है। 18 से 22 सितंबर को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। उसके पीछे क्या रणनीति है और क्या इसमें संरचनात्मक बदलाव हो सकता है। अतः सरकार की मंशा सही है या गलत है, ये निर्णय आप ये वीडियो देखने के बाद तय कीजिए। और कहां कहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे और कैसे ये ढांचा बदलेगा। क्या ये आयोग स्वायत्त और निष्पक्ष रह पाएगा, क्या पारदर्शिता रहेगी और आखिर मंसूबा क्या है सरकार का 18 से और 22 5 दिवसीय विशेष सत्र के पीछे। क्या वन नेशन वन इलेक्शन, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बदलाव सहित कम से कम 10-12 विधेयकों पर और अन्य स्ट्रक्चरल मामलों पर बदलाव की संभावना नजर आ रही है। लेकिन ध्यान रहे, संसद संविधान में है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिल करके बनती है। प्रधानमंत्री कोई भी बने, फर्क नहीं पड़ता है, संविधान रहना चाहिए। और न्यायपालिका और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये स्वतंत्र और निष्पक्ष रहें, तब ही डेमोक्रेसी बचेगी। अन्यथा संविधान के पिलर ढा दिए जाएंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट खड़ा होगा। इसलिए अपन एक एक चर्चा करते हैं कि इस भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना से लेकर के अब तक क्या क्या बदलाव हुआ। थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं, ये विवाद कहां से खड़ा होता है। ये विवाद 2015 के एम जोसेफ उत्तराखंड हाई कोर्ट के सीजे थे और अब वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जस्टिस है। ये वही के एम जोसेफ है जिन्होंने उत्तराखंड में लगे राष्ट्रपति शासन को रद्द किया था, रांची हाई कोर्ट में रहते। उसी जोसेफ के सामने मामला आता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अन्य जो कमिश्नर हैं, अदर कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति प्रोसेस कैसे और किस तरह से की जाए। 2015 का मामला 2018 में कई पीआईएल न्यायपालिका के पास गई और अंततः मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को दे दिया गया। 5 जस्टिस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिसमें के एम जोसेफ अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्यों में एक राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस और आपका एक टीवी रवि कुमार और एक और हैं मिस्टर रॉय, ऋषिकेश रॉय। ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित हो चुकी थी। 18 नवंबर को सुनवाई थी। 18 नवंबर को ही मिस्टर अरुण गोयल पंजाब कैडर के आईएएस रिटायर होते हैं, वॉलंटरी वीआरएस लेते हैं। उसी दिन कानून मंत्रालय उसको अनुमति देता है। उसी दिन 4 सदस्यों का नाम तय करके और उसको अन्य आयुक्त बना दिया जाता है। 19 नवंबर को उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू कर चुका था, उसके बाद अभी बात है ये 2022 की और 23 में फिर सुप्रीम कोर्ट 2 या 3 मार्च को डिसीजन देता है, टीएन सेशन को याद कराता है और कहता है टीएन सेशन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके, क्योंकि प्रधानमंत्री पद संविधान में है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पद बड़ा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री पद बड़ा है, व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, आज कोई ए है, कल कोई बी है, परसों कोई सी है। लेकिन क्या आप एक बार प्रधानमंत्री बन गए और बहुमत आ गया तो तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे क्या। 24 घंटे के अंदर वीआरएस स्वीकृत होना और 24 घंटे में नाम तय हो जाना, अन्य आयुक्त बन जाना अरुण गोयल का संदेहास्पद है। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रश्न चिन्ह भी लगाया कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई थी भाई, अरुण गोयल की योग्यता पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, हम तो ये जानना चाह रहे हैं
कि 24 घंटे में इस प्रक्रिया को 24 घंटे से भी कम समय में किया गया, तो क्या माना जाए? अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कई नियुक्तियां 12 से 15 दिन में भी हुई हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब, वो नियुक्तियां भी सुप्रीम कोर्ट के डंडे से हुई हैं, हाई कोर्ट के डंडे से हुई हैं। सामान्य प्रोसेस में और एक आदेशात्मक न्यायालय के निर्णय में अंतर होता है। न्यायालय 5 दिन का कह दिया तो 5 दिन में करनी पड़ेगी आपको, लेकिन जनरल प्रोसेस है तो उसमें साधारण तरीका है। आज कोई आईएएस वीआरएस लेता है, कितना समय लगेगा उसको वीआरएस स्वीकृत होने में? 24 घंटे में वीआरएस करा देंगे आप? ये प्रश्न चिन्ह है। इसके बाद 3 मार्च या 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा कि जब तक संसद कोई कानून ना बना दे, निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति वैसे ही होगी जैसे सीबीआई के चीफ की होती है, यानी प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 3 सदस्यों की एक समिति गठित होगी और वो समिति रिकमेंड करेगी कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा और कौन अन्य आयुक्त बनेगा, जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून ना बना दे। क्योंकि कोई साधारण प्रक्रिया नहीं बनी थी अब तक। 91 का एक कानून था, उस 91 के कानून को अब संसद में 10 अगस्त को अर्जुन राम मेघवाल ने एक विधेयक पेश किया है और वो विधेयक किस संदर्भ में लाया गया? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ जाने के बाद। और उस विधेयक में क्या प्रावधान है? उस विधेयक में सीजेआई को हटा दिया है और 3 सदस्य अब होंगे प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और मान्यता नहीं होने पे सबसे बड़ी पार्टी के नेता को। और नंबर 3 पे होगा प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर। शुरुआत से ही व्यवस्था गलत है। कह रहे हो बहुमत निर्णय होगा, प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट को लेकर के 2-1 से निर्णय पहले से ही है, तो निष्पक्षता और पारदर्शिता कहां है? विधेयक शुरू से ही खारिज किए जाने योग्य है। लेकिन यह आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को अधिकार देता है, लेकिन 329 आर्टिकल 3 to 9 सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयोग निर्वाचन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने से मना करता है, क्योंकि अभी तक कोई साधारण विधायी प्रक्रिया नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह इंगित किया कि संसद जब तक कानून ना बना दे इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। और अब संसद वो कानून बनाने जा रही है। ये 18 से 22 जितने विवादित विधेयक हैं सारे पेश किए जाएंगे यहां पर। नजर सिर्फ एक है, 2024 का चुनाव। सत्ता और सत्ता प्राप्ति ध्येय है और डेवलपमेंट भाड़ में जाए, रोजगार भाड़ में जाए, या ये संस्थान ये स्वायत्त होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। साफ पता लग रहा है कि क्या करने जा रहे हो आप इसमें। चलिए चर्चा करते हैं आगे। इसमें थोड़ा सा संदर्भ में दे देता हूं आपको कि कैसे कैसे इसकी व्यवस्था थी शुरुआत से, फिर अपन वर्तमान पे आएंगे। ये भारत का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये गठित होता है 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग का गठन कब हो रहा है? 25 जनवरी 1950 को। और इस समय ये एक सदस्यीय आयोग था, एक सदस्यीय आयोग था। और इस 25 जनवरी को 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है। 25 जनवरी 1950 निर्वाचन आयोग के गठन की तारीख है, इसलिए 25 जनवरी संविधान लागू होने के एक दिन पहले। अब सन 2011 में कह दिया गया कि साहब इस दिन हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित करेंगे। वो एक सदस्यीय आयोग था। वो एक सदस्यीय कौन था?
वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और वो थे सुकुमार सेन, और ये बनाए गए 21 मार्च 1950 को, और तकरीबन ये 57-58 तक रहते हैं लगातार सुकुमार सेन। ये एक सदस्यीय आयोग था शुरुआत में मित्रों। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में है, भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से और 329 तक पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अतः ये व्यवस्था मित्रों शुरुआती दौर में थी। अब 1989 में इसे बना दिया गया त्रिसदस्यीय, बहुसदस्यीय आयोग बनाए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर। 89 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, तकरीबन तारीख होगी 16 अक्टूबर के आसपास इन्होंने किया, और वापस 1990 में मिस्टर वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वापस एक सदस्य ही कर दिया गया। 1993 प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, एक अध्यादेश के माध्यम से और इसे वापस बना दिया 3 टियर्स, 3 सदस्यीय, बहुसदस्यीय। वो स्थिति वापस बहाल कर दी। 89 वाली स्थिति 1993 में फिर से बहाल हो गई, और 1993 से अब तक ये लगातार 3 सदस्यीय है। ये चल रहा है काम आपका 3 सदस्यीय, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर कमिश्नर होंगे। वर्तमान में हम बात करें, वर्तमान में कौन कौन है, तो ध्यान दीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव कुमार हैं। अन्य जो आयुक्त हैं, अन्य आयुक्तों में नंबर 1 अनूप चंद्र पांडे हैं, और नंबर 2 अरुण गोयल हैं। झगड़ा यहां शुरू हुआ अरुण गोयल पे। कब की नियुक्ति है इसकी? 19 नवंबर 2022। ये वीआरएस कब लेता है? ये वीआरएस लेता है 18 नवंबर को। इसका सिलेक्शन कब होता है? सर्च कमेटी या सिलेक्शन कमेटी में 4 नाम, राष्ट्रपति के पास नाम कब भेजा जाता है अदर कमिश्नर के लिए? 18 नवंबर को। और बन कब गया, बना कब दिया इसको? नियुक्ति प्रभावी कब से हो गई? 19 नवंबर 2022। 24 घंटे के कम अंतराल में अरुण गोयल में ऐसा क्या था कि उसे वीआरएस स्वीकृत करा के, और महज उसी दिन सेम डे सारा काम हो रहा है और नियुक्ति भी दे दी गई। 19 को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, अटॉर्नी जनरल को कह रहा है हमें अरुण गोयल की योग्यता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना, हमें तो आपका प्रोसेस जानना है, इतना जल्दी प्रोसेस कैसे कर लेते हो? संदेह था कि कहीं भविष्य में कोई विवाद आए उससे पहले मेरे हिसाब से शायद ये रहा होगा कि मेरे मन पसंदीदा व्यक्ति को मैं बना दूं, क्योंकि 2025 में अनूप चंद्र पांडे से
शायद पहले बनना तो चाहिए, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये अरुण गोयल बनेगा। और टारगेट है कि चुनाव में कैसे साथ लिया जाए, फिर निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वायत्ता भाड़ में गई क्या? फिर संविधान क्या है? क्योंकि न्यायपालिका को संसद कानून बना देने पे बाहर कर रखा है कि नहीं, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहां से विवाद शुरू हुआ और 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक पार्लियामेंट, संसद कोई कानून नहीं बना दे तब तक प्रधानमंत्री प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, ये 3 सदस्य की एक समिति तय करेगी कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, कौन अन्य आयुक्त पे नियुक्ति दी जाए। जब तक कि पार्लियामेंट कोई विधायी प्रक्रिया नहीं अपना लेती, कोई विधायी प्रोसेस जो अभी तक नहीं थी, सरकार को साफ संदेश था कि बीच में कौन बैठा हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अतः यहां प्रधानमंत्री अकेले पड़ गए, क्योंकि सीजीआई आपका पक्ष ले जरूरी नहीं है और नेता प्रतिपक्ष तो तय मानिए सवाल करेगा कि इसी की नियुक्ति क्यों, इन 5 में इसी को क्यों, औरों पे भी विचार किया जाए। सबका प्रोफाइल चेक कीजिए, कौन आदमी कैसा है, अच्छा लगेगा उस पर विचार होगा। और बीच में सीजीआई की भूमिका रहती। अब इनको लगा कि चलिए कानून बना लेते, और कानून बनाने की दिशा में इन्होंने कदम बढ़ा दिया है। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान कैडर की है, ये आईएएस हुआ करते थे पहले, राजस्थान से सांसद है, मंत्री हैं, इन्होंने पेश किया। और उस विधेयक का नाम क्या है? उस विधेयक का नाम है निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त सेवा शर्तें, पदावधि, शुरुआत में नियुक्ति है। विधेयक 2023 बिल पेश हो गया है 10 अगस्त को। अब 18 से 22 सितंबर पे इसको पारित किया जाएगा। पहला सवाल ये है, बहुत जल्दी है कि पारित कर दिया जाए, मोहर लगा दी जाए। अब इसमें क्या प्रावधान है भाई? इस बिल 2023 में क्या प्रावधान है? इसमें जो चयन समिति है, चयन नहीं, आप इसको सिलेक्शन या क्या कहोगे, एक खोज समिति अलग है और एक, आप एक बार समिति लिख लीजिए। जो समिति गठित होगी उसमें प्रधानमंत्री है प्लस नेता प्रतिपक्ष लोकसभा है, या सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी का नेता, अगर ये नहीं हो तो, और प्लस प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड
प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, एक प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष, और निर्णय होंगे बहुमत से। एक राय होके निर्णय ले लो, एक राय होके, आप एक राय नहीं होते तो बहुमत लिया जाए। बहुमत तो पहले से ही है। प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट को नॉमिनेटेड करेगा वो कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री से दूर जा सकता है क्या? अतः ये 2-1 से आज ही बिना बिल पारित हुए ही तय है कि जो प्रधानमंत्री नाम तय करेगा वो ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो ही अन्य आयुक्त होंगे, क्योंकि इस कैबिनेट मंत्री की इतनी बिसात नहीं है कि प्रधानमंत्री की राय से भिन्न राय दर्शाए। लेकिन यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता या लोकसभा अध्यक्ष होता या उपराष्ट्रपति होता या कोई और पदाधिकारी होता, तय मानिए प्रधानमंत्री से भिन्न राय भी हो सकती थी। भी इसलिए कि मैनेजमेंट पूरा तय किया जाता है, जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ बोलना बहुत कम लोगों को आता है, बाकी तो सब उसी धारा में बहते रहते हैं। देश, संविधान, लोकतंत्र, परिभाषा नहीं पता, लेकिन बहस टीवी पे और सोशल मीडिया पे ऐसे करते हैं जैसे पैदा ही किसी राजनीतिक घराने में हुए हैं। बहुत जोर से बहस कर रहे हैं। वो बहस करने वाले पैसे में बिके हुए हैं, वो बहस करने वाले पूरा मैनेजमेंट लेके चलते हैं सरकार के पक्ष में। ध्यान रहे, जनता को सत्ता के खिलाफ होना चाहिए। किसी ए दल की सरकार है तो बी दल अगर विपक्ष में है तो विपक्ष का साथ दो और सवाल कीजिए। हमने तो सवाल पूछना ही बंद कर दिया है, अतः कोई कैसे भी प्रयोग करेगा कर लीजिए। अतः प्रश्नवाचक चिन्ह यहां है। नंबर 2, दूसरा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि चुनाव आयुक्त का दर्जा एज ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह था, जिसे अब इस विधेयक में क्या कर दिया है, कैबिनेट सचिव स्तर का दर्जा दिया जाएगा। ये अब कैबिनेट सचिव स्तर स्तर का दर्जा इसको दिया जाएगा। इस पे भी आपत्ति है। जब सारा काम ही एज ए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह वेतन मिलता था, एज ए सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ये हटाया जा सकता है, अभी भी संविधान में प्रावधान है, तो फिर इसे कैबिनेट सचिव का दर्जा। फिर एक खोज समिति है, नाम खोजेगी। ये खोज समिति में 5 लोग हैं और इस समिति का अध्यक्ष कैबिनेट सचिव। दो सचिव स्तर के अधिकारी हैं और कोई 2 और, ऐसे करके 5 लोग हैं। ये खोज समिति नाम तय करेगी और ये नाम किसको भेजे जाएंगे, ये नाम भेजे जाएंगे वो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और आपका कैबिनेट मंत्री। और फाइनली ये तय करेंगे और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड भेजेंगे, वो बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर। इसलिए खोज समिति, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री का विश्वस्त व्यक्ति बनता है, राज्य में मुख्य सचिव, डीजीपी और कैबिनेट सचिव
ब्यूरोक्रेसी का चीफ है, भारत की ब्यूरोक्रेसी का चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी है। अतः बहुत बड़ी तोप होती है, उस तोप का चयन खुद प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री का विश्वस्त होना चाहिए, दिन को दिन, दिन को रात कह दे तो रात कहने वाला होना चाहिए, ऐसा कैबिनेट सचिव। इसका क्या होना है, खोज समिति का अध्यक्ष होना है। आगे खुद प्रधानमंत्री बैठा हुआ है। फिर निष्पक्षता, फिर पारदर्शिता, फिर स्वायत्ता, फिर ये बिल लाना। बस एक विधेयक यानी कानून की कमी थी, और वो कानून वो इजाजत दे रहा है सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी संविधान का आर्टिकल 327। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लेना इसको। ये निर्वाचन के लिए कानून विधान बनाने की शक्ति किसको दे रहा है भाई? ये कानून बनाने की शक्ति संसद को दे रहा है। किसको दे रहा है? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 327, अनुच्छेद 328, राज्य विधानमंडल के चुनाव की शक्ति, यानी विधानसभा विधान परिषद राज्य में, ये राज्य विधानमंडल को शक्ति है। राज्य विधानमंडल को चुनाव से संबंधित कानून बनाने की शक्ति। 328 राज्य विधानमंडल को शक्ति है, 327 संसद को शक्ति है। और 329 कहता है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप वर्जित है। कहां? अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 328 के तहत बने कानून ऑब्लिक विधायी प्रक्रिया। 327 और 328 के तहत जो कानून बनाएंगे कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उनके द्वारा बनाए गए कानून में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो साफ पता है, अटॉर्नी जनरल पास में बैठा हुआ है। आर्टिकल 324, 325, 326, 324 में चुनाव आयोग का नियंत्रण, अधीक्षण सब कुछ खुद चुनाव आयोग के पास है। 25 बिना किसी धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव के और निर्वाचक नामावली से आप नाम जोड़ने से मना नहीं कर सकते हैं। 26 सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार है कि 18 साल का कोई हो गया और जिसका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है वो अपने मत देने का प्रयोग कर सकता है। 27 में निर्वाचनों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को है। 328 में राज्य में निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। और 329 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यहां वर्जना, प्रतिबंध लगा दिया है कि आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। पूरा वीडियो का अध्ययन करने के बाद लास्ट निष्कर्ष मेरी नजर में हो सकता है भारत में अब कोई सुनना चाहता नहीं है, सच्चाई सुनना पसंद नहीं करेगा। और सच्चाई ये है कि दुर्भावनावश ये सारा काम हो रहा है। पक्ष में कहने को इतना कहा जा सकता है कि यस 327 आपको कानून बनाने की शक्ति देता है, लेकिन कानून ऐसा बनाइए महाशय जो हर व्यक्ति को स्वीकृत हो, केवल सत्तारूढ़ दल को ही नहीं, विपक्ष को भी, एक शिक्षक को भी, सबको स्वीकृत होना चाहिए। इस तरह कानून बनाइए। आम राय, सर्वसम्मति,
कल को प्रश्न चिन्ह ना लगे, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को तो आपने मना कर दिया है, हाई कोर्ट को तो मना कर रखा है संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि संसद कानून बनाने की शक्ति रखती है, लेकिन भविष्य में मामला अगर संविधान का हुआ, संविधान की अतिक्रमण का हुआ, सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच की बैठक बुला सकती है और निर्णय बदल सकती है। ये शक्ति न्यायपालिका शीर्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तय करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यदि सरकार संविधान सम्मत तरीके से नहीं चले, सरकार लोकतंत्र के पिलर को नष्ट करे, तो न्यायपालिका को अधिकार है घुस जाए कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में और कह दे कि कार्यपालिका हद में रहे। और ऐसा बहुत अवसर पे किया है उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट ने। उस 5 सदस्यीय पीठ में अजय रस्तोगी का नाम पूरा राजस्थान जानता है, क्योंकि मैं अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ हूं। नियुक्तियों के मामले में सरकार राजस्थान में ए दल की हो चाहे बी दल की हो, अजय रस्तोगी जी ने जाते ही विद्यार्थियों का कोई पक्ष नहीं लिया है, लेकिन विद्यार्थी के पक्ष में मामला जल्द त्वरित सुनवाई करते हुए और विद्यार्थियों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं। शैडो पोस्ट क्रिएट करवाई है लाठी के बल पे। लाठी का मतलब कलम में ताकत है जस्टिस की में, और सरकारों को करना पड़ा है। वो अजय रस्तोगी इसी बेंच में है, के.एम. जोसेफ इसी में है, लेकिन अब वो बेंच अपना डिसीजन दे चुकी है। अब विधेयक आ रहा है, 18 से 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, एक चुनाव कराएंगे पूरे देश में, समान नागरिक संहिता अपना लेंगे। अच्छा, आदिवासियों के कानून अलग हैं, मोमडन लॉ अलग है, हिंदू लॉ अलग है, 1000 प्रकार के कानून हैं और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में सीधे बढ़ जाएंगे। एक आम सहमति तो बने। थोपा हुआ निर्णय, ध्यान रखना, सरकार की वैधता को संकट पैदा करेगा। सरकार वैध कब तक रहती है? जब तक कि जनता समर्थन दे, जनता उसके आदेशों की स्वीकृति, जनता हर एंगल में साथ दे। हो रहा है, लेकिन जनता को जिस दिन वास्तविक मंसूबों का पता लगेगा, एक झटके में क्राइसिस पैदा होगा आपकी वैधता को, और तत्काल एक झटके में ही रिमूव कर दिया जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी सत्तारूढ़ दल इस समय भारत में राज्यों में और केंद्र में हैं, संविधान, लोकतंत्र, इससे छेड़खानी नहीं की जाए। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाए, अन्यथा डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहेगा और देश अधिनायकवाद की तरफ बढ़ जाएगा, देश हिंसा और अराजकता की ओर बढ़ जाएगा। अतः देश में शांति, अमन, भाईचारा बना रहे, इसके लिए हर एक आम आदमी का दिल जीतिए, भले ही वो आपका वोटर है या नहीं है। आप अब राज्यों के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, वो पूरे देश का है, वो पूरे राज्य का है, भले ही वोट दिया या नहीं दिया। जब आप किसी बड़े पद पे चले जाएं, बदले की भावना से काम करना बंद कर दीजिए। आप ये देखिए कि देश का भला कैसे हो सकता है, युवा छात्रों को रोजगार का तोहफा कैसे दें, कैसे हम बेरोजगारी पे अंकुश लगाएं, कैसे हम युवा में विश्वास जगाएं। 143 करोड़ का देश है, कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, सामाजिक समरसता कैसे आए। ये बहुलतावाद है, इतने अलग धर्मी लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग 6-7 प्रकार के, इतनी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। अतः एक आम विश्वास बनाना सरकार के लिए चुनौती भरा होगा। लाठी के बल पे सत्ताएं नहीं चलेंगी, सत्ता चलेगी संविधान, लोकतंत्र तरीके से, लाठी के बल पे नहीं। हाँ, अगर जनता गलत है, जैसे मणिपुर में हो रहा, चलाइए ना लाठी। किसने रोका है लाठी चलाने से? सेना के अस्त्र शस्त्र लूट लिए गए हैं, महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, चलाइए वहां लाठी। कौन लोग हैं जो उस मणिपुर में हिंसा के जिम्मेदार हैं? आज तक पकड़े क्यों नहीं गए? उस मणिपुर हिंसा पे प्रधानमंत्री जी आप पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं देते? आर्टिकल 355 है आपके पास, लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में।
हैंड ओवर कीजिए व्यवस्था को अपने हाथ में और राष्ट्रपति शासन लगा के मणिपुर में और व्यवस्था को ठीक कर दीजिए। वो मणिपुर की हिंसा मिजोरम, असम, अरुणाचल तक जा रही है और ध्यान नहीं है क्या चाइना के बॉर्डर पे हैं हम, वहां बांग्लादेश और चीन, पाकिस्तान, इस तिकड़ी की नजर है कि उस बारीक सी रेखा को काट दिया जाए तो सेवन सिस्टर्स पे कब्जा चाइना का हो जाएगा, मिल बांट के खा लेंगे। नहीं, भारत का सैनिक ये नहीं होने देगा। लेकिन सैनिक भी क्या करेगा जब सत्तारूढ़ और हुक्मरान उस हिंसा को देख ही नहीं पा रहे हैं, वहां बयान देने से बच रहे हैं। नमस्कार मित्रों, पढ़ते रहिए निष्पक्ष और सच्चाई के साथ, और मैं वही चीज पढ़ाऊंगा जो है, चाहे कोई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता नेहरू प्रधानमंत्री है कि मोदी, कोई और, उस समय कौन था क्या नहीं था, अच्छे की अच्छी होगी। टीएन शेषन मुख्य निर्वाचन आयोग का नाम आज भी हर कोई लेता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट किया कि टीएन शेषन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। क्यों किया? क्योंकि व्यक्ति में योग्यता थी और उसने काफी चुनाव सुधार करवाए। नमस्कार मित्रों, पुनः धन्यवाद।